Assalamu alaikum. Please like, share and subscribe this channel. The previous lecture में हमने pollutants टाइप ऑफ द pollutants या क्लासिफिकेशन ऑफ द pollutant की बात की थी, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और pollutants होते हैं। तो अभी जो इस व्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वो है एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ये अभी हमारा टॉपिक होगा। एटमॉस्फेयर क्या है? व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर? ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज़ ए लेयर ऑफ द गैसेस surrounded our planet that is the retained by the earth gravity। हमारे प्लेनेट को जिन कुछ गैसेस हैं उन गैसेस ने सराउंड किया हुआ है, और वो गैसेस जो है वो लेयर बाय लेयर्स उन्होंने उसको घेरा हुआ है। ये जो गैसेस का है उसके गिर्द में एक डिफरेंट लेयर्स, ये उस प्लेनेट को सराउंड इन्होंने किया हुआ है ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, इस ग्रेविटी की वजह से इन्होंने उसको सराउंड किया हुआ है। तो द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज ए लेयर ऑफ द गैसेस सराउंडेड आवर प्लेनेट दैट इज रिटेन्ड बाय द अर्थ ग्रेविटी, और वो जो लेयर है गैसेस की वो अर्थ ग्रेविटी की वजह से रिटेन्ड करती है हमारे प्लेनेट्स की सराउंडिंग में। द एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर का फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ से अगर आप चाहें तो इसकी हेडिंग भी बना सकते हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन द अर्थ, इट प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन द अर्थ। ये मेन इसका जो है पहला काम वो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। कैसे? बाय यूजिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड वार्मिंग सरफेस थ्रू द हीट रिटेंशन, यानी कि जो कंटिन्यूसली सन से हीट आ रही है उस हीट को ये जो वार्म होने से ये जो गैसेस हैं उसको बचाती हैं हमें। और नंबर 3 है एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, जो टेम्परेचर की एक्सट्रीम है उससे भी हमें ये प्रोटेक्ट करती हैं बिटवीन द डे एंड नाइट। डे और नाइट में जो टेम्परेचर में चेंजिंग आती है वो भी उसका भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। तो फिर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ क्या होगा? द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज द लेयर ऑफ द गैसेस सराउंडेड बाय द प्लैनेट दैट इज रिटेन्ड बाय द अर्थ ग्रेविटी। यहाँ तक तो ये होगा एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, आगे है फंक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का फंक्शन क्या है? तो ये फंक्शन जो है यहाँ पर वो है प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ वाला। ये हम इसकी प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ पॉसिबल है इन थ्रू दीज गैसेस, इन गैसेस की वजह से। द एटमॉस्फेयर गैसेस कॉमन नेम इज एयर। दो एटमॉस्फेयर की जो कॉमन गैसेस है उसको हम कॉमनली अगर कहें कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसको हम कहते हैं कि ये एयर होती है। अब एयर में क्या क्या कंटेंट होते हैं? एयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द एयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। मेनली इनसे कंपोज्ड होती है एयर। और देखें कि आप ये जो नाइट्रोजन है इसकी परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा होती है 78%। उसके बाद होती है ऑक्सीजन, वो होती है 20%। फिर होती है आर्गन जो होती है 0.93%। और रिमेनिंग जो है ये टोटल कितना हो गया? अगर आप देखें तो ये 98% टोटल हो गई इन दोनों का कम्बिनेशन। और बाकी आप कुछ इसमें डालें, और बाकी ये जो है ये ट्रेसेस में होती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखें तो ये है 0.039%, और हीलियम को अगर आप देखें तो ये 0.0005224% होती है। इसी तरह जो मीथेन गैस होती है ये भी जस्ट ट्रेसेस के अंदर ही अवेलेबल होती है, और मीथेन गैस की ये वाली परसेंटेज होती है एयर के अंदर। वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स की जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स नहीं होती। एयर के अंदर ये 0.001 से लेके 5% तक हो सकते हैं।
तो ये डिफरेंट जो एरियाज हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इसकी परसेंटेज में वेरिएशन आती है। जैसे कहीं पे जो इन्वायरमेंट है अगर वो क्लाउडी है तो वहाँ पर ये परसेंटेज चेंज हो सकती है। लेकिन जो एयर है वो मेनली कंपोज्ड इन 3 गैसेस से ही होती है, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और आर्गन से। और बाकी जो गैसेज होती हैं जिस तरह ये मैंने आपको बताई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एंड मीथेन, ये तो ट्रेसेस में होती हैं, इसका पार्ट होती हैं। तो जो इनमें से जो सबसे मेजर होती है इन तीनों में से वो तो नाइट्रोजन ही होती है। तो जो हमारा अर्थ है ये भी मेनली नाइट्रोजन से ही, हम इसीलिए कहते हैं कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है मेनली कंपोज्ड इस फ्रॉम द नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन से ही मेनली कंपोज किया हुआ है। नेक्स्ट है जी डिफरेंट टाइप की जो लेयर्स होती हैं वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और हम इनको कहते हैं प्रिंसिपल लेयर्स। हम जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर जो डिफरेंट लेयर्स हैं, जो हमने ऊपर कहा था कि प्लैनेट्स और प्लैनेट्स, उस प्लैनेट्स को सराउंड किया हुआ है डिफरेंट गैसेस ने, ठीक है। तो वो जो एक प्लैनेट है यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसी को सराउंड किया हुआ है डिफरेंट गैसेस ने। तो ये कुछ ऐसे कि एक लेयर, फिर उसके बाद दूसरी लेयर, फिर इसी तरह ये फिर तीसरी लेयर, और डिफरेंट लेयर इस तरीके से इन्होंने इस हमारे प्लेनेट को सराउंड किया होता है। अब ये लेयर है, आप देखेंगे ये अगर एक टाइप की गैस है तो ये दूसरी टाइप की गैस भी इसी तरीके से इसकी सराउंडिंग में अवेलेबल होगी। फिर थर्ड टाइप की जो गैस है वो भी इसी तरह इसकी सराउंडिंग में ही अवेलेबल होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की गैसेस यहाँ पर अवेलेबल होंगी, सही, और इन्होंने सराउंड किया हुआ होगा। और ये जो गैसेस हैं ये रिटेन करेंगी थ्रू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की जो ग्रेविटी है जो सेंट्रल पार्ट है उसकी वजह से। तो ये इस तरीके से इन्होंने सराउंड किया हुआ होता है। और ये जो लेयर्स हैं ये डिफरेंट एरियाज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये सारी एक दूसरे के साथ इस तरह कंपोज नहीं होती, ठीक है। डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट लेयर्स अवेलेबल होती हैं। तो देखें मैं आपको ये देखें कि ये हमारा प्लेनेट है अगर, तो इस प्लेनेट में के जो लेट्स सपोज के कहें कि जो फर्स्ट लेयर होगी इस प्लेनेट में कुछ ऐसे यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये है फर्स्ट लेयर, इसको हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। सॉरी इसको हम ये तो लास्ट वन है, हम क्योंकि ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा आपको ये फिफ्थ लेयर जो है ये 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसकी परसेंटेज ये ट्रोपोस्फेयर की, और ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये वाली, और इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 0, इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 12 किलोमीटर तक, यानी कि हमारी जो सरफेस ऑफ द अर्थ है उस सरफेस ऑफ द अर्थ से 0 से लेके 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होती है। तो ये जो ग्रीन कलर वाली है ये ट्रोपोस्फेयर है, सही। और उसके बाद 12 से लेके 15 तक ये वाला जो है ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर, और ये इसी तरीके से यहां पर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ये लेयर है, तो ये लेयर दूसरी है जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, इसकी रेंज है 12 से लेके 50 किलोमीटर तक। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इससे ऊपर लेयर होती है उसको हम कहते हैं मीजोस्फेयर, ठीक है। और मीजोस्फेयर ये होती है 50 से लेके 80 किलोमीटर तक। 50 से 80 किलोमीटर तक हमारे पास जो होगी उसको हम कहते हैं जी क्या, मीजोस्फेयर। और मीजोस्फेयर इस तरीके से उन्होंने इसको सराउंड किया होगा। दिस इज मीजोस्फेयर लेयर, ठीक है। तो देखिए ये डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट रीजन में एग्जिस्ट करेंगे, ये 0 से लेके 12 तक, और ये 12 से लेके
50 तक, और वो ये फिर 50 से लेके 80 किलोमीटर तक ये वाली मीजोस्फीयर की लेयर होती है। मीजोस्फीयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी वो होगी थर्मोस्फीयर की, और जो थर्मोस्फीयर की लेयर होगी जो थर्मोस्फीयर की लेयर होगी वो होगी 80 से लेके 700 किलोमीटर तक, ठीक है। 80 से लेके 700 किलोमीटर तक ये वाली लेयर होगी, और इसको इस तरीके से इस लेयर ने सराउंड किया हुआ होता है, ठीक है। ये सराउंड किया हुआ है। उसके बाद जो आखिरी लेयर है वो है 700 टू जो 10,000 किलोमीटर तक, 700 से लेके 10,000 तक, उसको हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। उसको क्या कहते हैं जी? एक्सोस्फीयर। और ये एक्सोस्फीयर जो है ये सबसे लास्ट में एग्जिस्ट करती है, और ये आखिरी लेयर होती है, ठीक है। अब आप इसके अंदर अगर देखें तो इसमें ये जो है ये हमारी थी प्लेनेट्स। इस प्लेनेट को सराउंड किया हुआ है, ठीक है। प्लेनेट्स, इस प्लेनेट को सराउंड किया हुआ है किसने? डिफरेंट लेयर्स ने, और ये लेयर्स की डिफरेंट रेंज होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने एक पिक्चर के साथ भी इसको देख लिया। ये डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती हैं। इन तमाम लेयर्स को हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल लेयर्स हैं। ये क्या होती हैं? प्रिंसिपल लेयर्स होती हैं। इट्स ओके, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेयर्स, और जहां पर ये दूसरा ये मेथड है जो आप अगर ये कहें कि ये एक्सोस्फीयर, इसको मैंने फर्स्ट लेयर, क्योंकि हम बाहर वाली साइड से इसकी काउंटिंग करते हैं, ठीक है, कि प्लैनेट्स की जो सबसे आउटर मोस्ट है, तो इसलिए इसको फर्स्ट लेयर, इसको सेकंड, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ, और ट्रोपोस्फीयर को फिफ्थ कहा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट लेयर, इन डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिफरेंट टाइप की जो गैसेस होती हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जी, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास जो हमारा टॉपिक वो है जी एयर पोल्यूशन। व्हाट इज द एयर पोल्यूशन? इस एयर पोल्यूशन में से भी अगर आप देखें तो हमें सबसे पहले जो देखना चाहिए व्हाट इज द पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट हमने वही देखा कि वो पार्ट जो कि एक्चुअल उसका पार्ट नहीं होता एयर का, वो इसके लिए क्या होगा? पोल्यूशन होगी। यानी कि एक ऐसा पार्ट जो उसका पार्ट नहीं है, या फिर उसकी जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा जो एयर के अंदर उसकी कंसंट्रेशन है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो उसके लिए पोल्यूटेंट हो जाएगा। जैसे कि आपने ऊपर भी देखा था, जैसे आपने इससे ऊपर भी देखा था, सॉरी, इससे ऊपर आपने जैसे देखा कि इसमें ये देखें कि ये डिफरेंट टाइप के इसके अंदर कंसंट्रेशन है। अगर ये वाली जो इवन के वाटर वेपर्स हैं वो भी इस परसेंटेज से ज़्यादा हो जाएं तो वो भी फिर पोल्यूटेंट कहलाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इसके अंदर 0.039% है। अगर ये 0.039% या उससे कम है तो ये पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी इससे ज़्यादा हो जाती है तो यही फिर पोल्यूटेंट हो जाएगा। इसी तरह आर्गन जो है उसकी परसेंटेज, आर्गन जो है उसकी परसेंटेज इस इन्वायरमेंट के अंदर वो है 0.93%। अगर तो ये 0.93% तक ही है तो ये फिर इसका पार्ट है, इसको हम पोल्यूटेंट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन इससे कम हो जाती है या इससे ज्यादा हो जाती है तो उसको हम फिर पोल्यूटेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास पोल्यूटेंट। अब हम बात करना चाह रहे हैं एयर पोल्यूशन की कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। भाई एयर पोल्यूटेंट्स, इट इज द इंट्रोडक्शन इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द केमिकल particles or particulate matter and biological material that can cause the harm or discomfort to the organism। अब देखिए दो तीन चीजें हैं इसके अंदर जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। ये है क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ इनटू द एटमॉस्फेयर। किस चीज का इंट्रोडक्शन है जी? इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टिकल,
पार्टिकुलेट मैटर, केमिकल, ठीक है, केमिकल, पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर, बायोलॉजिकल मटेरियल, और कोई भी ऐसा मटेरियल दैट काज द हार्म और डिस्कम्फर्ट टू द ऑर्गेनिज्म, जो भी इस इन्वायरमेंट के लिए डिस्कम्फर्टेबल होगा, जो हार्मफुल होगा, उसको ही हम एयर पोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो जाहिर बात है, जैसे मैंने ऊपर आपसे कहा था कि आर्गॉन जो है उसकी कंसंट्रेशन 0.093% है। अगर 0.093% तक उसकी कंसंट्रेशन है तो फिर वो हार्मफुल नहीं है, फिर वो डिस्कम्फर्ट नहीं करेगा हमारे ऑर्गेनिज्म को। लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर अल्टीमेटली वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको डिस्कम्फर्ट करेगा। जब हमें डिस्कम्फर्ट करेगा तो उसी चीज़ को हम फिर पोल्यूटेंट कहेंगे। ओजोन डिप्लीट इज कास्ड बाय द एयर पोल्यूशन। ओजोन की जो लेयर जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, जो हमें वार्मिंग ऑफ द अर्थ से बचाती है, वो जो ओजोन की लेयर है वो डिप्लीट होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, और मेनली जो उसके अंदर रोल प्ले होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। वो किसका होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन मेनली जो डिप्लीट करती हैं उस ओजोन की लेयर को। वो जो ओजोन की लेयर अल्लाह ताला ने एक ऐसा प्रोटेक्टिव शेल बनाया हुआ है जो सूरज से निकलने वाली यूवी रेडिएशंस, जो उसके लिए हमारे लिए हार्मफुल रेडिएशंस हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, उनको रोक के रखती है। वो डिप्लीट होती है जब एयर को पोल्यूट किया जाता है, यानी कि जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि जब उसमें मीथेन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एटसेट्रा। इस टाइप के मटेरियल जब उसके अंदर ज़्यादा होंगे तो फिर अल्टीमेटली वो जो ओजोन की लेयर है उसकी ब्रेकेज होगी, वो डिप्लीट होगी। जैसे वो डिप्लीट होगी तो फिर वही हमारे लिए हार्मफुल बनती जाएगी। सही, तो ये है जी हमारे लिए एयर पोल्यूशन का फिनोमेना। अब हम देखते हैं जी ओजोन लेयर क्या है, जिसकी अभी अभी हम बात कर रहे थे। व्हाट इज द ओजोन लेयर? ये है जी हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन लेयर क्या है? इट इज द रीजन ऑफ द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज द रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। और आप अभी अभी इधर स्ट्रेटोस्फेयर, अभी मैंने पिक्चर भी उसकी बनाई थी, पढ़ के रहे हैं। इसकी जो रेंज है वो 12 से लेके 50 किलोमीटर तक होती है, यानी कि जो ओजोन की लेयर है वो इस रीजन में 12 से 50 किलोमीटर के दरमियान एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इट इज दी it is exist in the region of the stratosphere that absorb most of the sun's ultraviolet radiation. It contain high concentration of the O3, और O3 जो है उसको हम ओजोन कहते हैं। और ये इसका O3 का स्ट्रक्चर भी है आपके सामने। ये पेल ब्लू कलर की गैस होती है, पंजेंट इसकी स्मेल होती है और बहुत ज़्यादा बहुत ही कम स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। और इसकी अनस्टेबिलिटी के लिए ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिखा रहा है, देखें कि ये एक चार्ज बॉडीज़ हैं। ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, यानी कि ये जो बॉन्ड है इसके दरमियान ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं बना हुआ, ना ही ये कंप्लीट बॉन्ड है। और इसके ऊपर ये चार्जेस हैं। जब चार्जेस हैं किसी भी चीज़ के ऊपर तो वो उसको अनस्टेबल कर देते हैं। The ozone layer was discovered by the French physicist Charles Fabry and Henry Russian in 1913। 1913 में इसको डिस्कवर किया था। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब, ओजोन लेयर का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, यहाँ पर आप इसकी ये हेडिंग भी बना सकते हैं। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब 97 to 99% ऑफ द यूवी रेडिएशंस। ये यूवी रेडिएशन जो होती हैं ये 99% तक उनको रोक लेती हैं। अब 99% यानी कि ऑलमोस्ट तमाम की तमाम रेडिएशन यहाँ पे स्टॉप हो जाती हैं। और यूवी रेडिएशन की जो रेंज होती है वो होती है 200 to 315 नैनोमीटर। इसकी जो लैम्डा मैक्स होती है ये इसकी रेंज ये वाली होती है। ठीक है, तो ये इस रेंज की तमाम रेडिएशन को ओजोन रोक लेते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अगर वो ओजोन की जो लेयर है वो इट्सेल्फ ही डिप्लीट हो जाए तो फिर वो
इतनी परसेंटेज में यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। जब वो इतनी परसेंटेज में यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी परसेंटेज कुछ ना कुछ फिर जमीन के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। पहले अगर जस्ट 1% यूवी रेडिएशन फॉल करती थी अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो अब वो 1% नहीं, अब वो उससे ज्यादा वो फॉल करेगी। जारी बात है, जब ऊपर वो जो लेयर है, जो शेल है, वही डिप्लीट हो गया, वही उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो गई, तो जब उसकी डिस्ट्रक्शन है वो इस यूवी लाइट्स को नहीं रोकेंगी। और दैट्स वाई जो हमारी सरफेस है इसका जो टेम्परेचर है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है, विच अदरवाइज वुड, यानी कि ये वाली जो है ये 99% तक तो ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर ये एब्जॉर्ब ना करें क्या होगा, फिर क्या होगा, पोटेंशियली डैमेज एक्सपोज्ड लाइफ फ्रॉम नियर टू द सरफेस। तो जो हमारे लाइफ है इस सरफेस के ऊपर ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूवी रेडिएशन क्या करेंगी, डिस्ट्रक्शन करेंगी बॉडी के अंदर, और बॉडी को ये सारा इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगी कि वो हमारा जो फंक्शन है, यानी कि अल्टीमेटली ये होगा कि जो हमारी एग्जिस्टेंस है वही पॉसिबल इस सरफेस के ऊपर नहीं रहेगी। फिर है जी हमारे पास जो नेक्स्ट है अभी वो है टॉपिक यूवी रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट लाइट्स भी हम जिसको कहते हैं। तो ये है जी अल्ट्रावायलेट लाइट, इन शॉर्ट जिसको हम यूवी कहते हैं, आर द biological harmful rays or radiation that coming from the sun. UV radiation are screened out by the nitrogen. UV radiation is capable of the penetrating the nitrogen into 3 types based on the wavelength. ठीक है, अब देखिए कि कैसा अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जो नाइट्रोजन की लेयर है, जो 78% हम कहते हैं नाइट्रोजन है। ठीक है, हमारी सरफेस जो एयर का पार्ट है वो 78% है। यूवी रेडिएशन जब सन से आती हैं, ठीक है, तो वो स्क्रीन्ड आउट होती हैं कहां से, नाइट्रोजन से। कहां, किस में स्क्रीन्ड आउट होगी, जो नाइट्रोजन की लेयर है जो 78% कुदरत ने पैदा की है उसमें से ये स्क्रीन्ड आउट होगी। और यूवी रेडिएशन ही जो होती हैं जो इसकी पेनिट्रेटिंग ऑफ द नाइट्रोजन को रोकती हैं। ठीक है, इसके अंदर ये पेनिट्रेट हो जाती हैं और इटसेल्फ ये उन यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब ये एब्जॉर्ब करती हैं तो इट्स मीन फिर वो यूवी रेडिएशन नीचे सरफेस के ऊपर नहीं आती। यानी कि जो अल्लाह ताला ने 78% नाइट्रोजन को इस कायनात में तख्लीक किया है, उस 78% नाइट्रोजन का काम देखें कितना बड़ा है कि वो जो यूवी रेडिएशन जो हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस को ही खत्म करने वाली हैं, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और ये वाली जो उनकी रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशन जो डिफरेंट टाइप की आती हैं, डिफरेंट इनकी वेवलेंथ होती है। और ये डिफरेंट वेवलेंथ यहाँ पे देखें, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी जिसको हम कहते हैं। और ओवरऑल जो इसकी रेंज है वो तो डिफरेंट है। देखें, ये स्टार्ट होती है 100 नैनोमीटर से 280 तक, ये इसका एक सेट है ये रेडिएशंस का। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के ये है सारी यूवी रेडिएशन ही, जस्ट हमने जो वेवलेंथ की बेस के ऊपर उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर लिया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 400 डिग्री, ये 400 नैनोमीटर तक जाती हैं, जिसको हम 315 से लेके 400 नैनोमीटर तक जाती हैं। लेकिन जो ज़्यादातर यूवी रेडिएशंस होती हैं वो 3 यहाँ से इस रेंज में होती हैं, यानी कि 280 से लेके 315 तक ये जो ज़्यादा डेंजरस रेडिएशन होती हैं इसी रीजन में ही एग्जिस्ट करती हैं। यूवीसी is very harmful to the living organism. It is combined of the dioxygen, ठीक है, और ये जो डाईऑक्सीजन ये वाली जो रेज हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है लेस देन 200 नैनोमीटर, एंड ओजोन की जो होती है वो होती है ग्रेटर देन 200 नैनोमीटर। ठीक है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ये जो रीजन हमने ऊपर इसका देखा भी था कि 0 से लेके 12 और फिर 12 से लेके 15, ये 35 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक ये वाली रेडिएशन एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और जो यूवी बी है कैन बी हार्मफुल टू द स्किन। ठीक है, यूवी बी जो होती है, पहले हमने जो बात की है अभी
ठहरे जी, ये UVC है, और ये जो UVC है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और ये 35 किलोमीटर एल्टीट्यूड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद बारी आ रही है UVB की। ये जो UVB है ये स्किन और इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम जो है स्किन कैंसर के, ये सारी की सारी UVB की वजह से कंसीडर होती है। UVB की जो रेंज है वो आपने अभी देखी है, वो किधर होती है 200 से लेके, ठीक है, UVB होती है 280 से लेके 315 तक। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ये वाली रेज जो होती हैं, ठीक है। और ओजोन इज द ट्रांसपेरेंट टू द मोस्ट ऑफ द UVA। ओजोन जो है UVA के लिए ज़्यादातर ये ट्रांसपेरेंट होती है ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ बड़ी होती जाएगी उतनी ही ये इनकी जो खतरा है उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो है वो जो हमारे लिए जो लास्ट 2 हैं, A तो इतनी नहीं है, वो तो ट्रांसपेरेंट सी है, लेकिन B और C जो है क्योंकि ये क्लोज भी हैं अर्थ के और ये भी काम करती हैं, लेकिन जो UVA है ये भी कोई इतनी सिंपल नहीं है, इसकी वजह से भी बहुत से डैमेजिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, दिस टाइप ऑफ द रेडिएशन आर लेस हार्मफुल टू द DNA। ये होती तो हैं, ठीक है, लेकिन ये लेस होती है। ऑल्थो इट मे स्टिल काज द डैमेज ऑफ द फिजिकल डैमेजिंग जो होती है वो होती है इफ कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, यानी कि ये है तो सही, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन हाई हो तो फिर ये इसकी डैमेजिंग भी उतनी ज़्यादा ही हार्मफुल होगी और उतनी ही ज़्यादा वो ख़तरनाक होगी। लेकिन अमूमन ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितनी B और C वाली हैं। तो A वाली का जो ख़तरा है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द B और C के, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अभी हमारे पास है जी डिप्लीशन। व्हाट इज़ द डिप्लीशन? डिप्लीशन क्या होता है इसे हमें अभी डिस्कस करना है, यानी कि डिप्लीशन मीन डिप्लीशन ऑफ द ओजोन ही है। इट मे डिप्लीटेड बाय द फ्री रेडिकल कैटलिस्ट, ठीक है। ये जो डिप्लीशन ऑफ द ओजोन है ये किस किस की वजह से होती है? ये होती है ड्यू टू फ्री रेडिकल कैटलिस्ट इंक्लूडिंग नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, हाइड्रोक्सल OH, ठीक है। और इसी तरह क्या है क्लोरीन एंड एटॉमिक बोरोमीन, एटॉमिक क्लोरीन, एटॉमिक मीन रेडिकल फॉर्म वाली, ठीक है, एटॉमिक क्लोरीन, एटॉमिक बोरोमीन। while these are the natural sources of all these species, the concentration of the chlorine and bromine increase in recent decades। ये जो रिसेंट हमारा जो अभी गुजरा है डिकेड, उसके अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन की और एटॉमिक ब्रोमीन की। तो डिफरेंट टाइप के ये जो डिप्लीशन में कौन कौन से जो एलिमेंट है जो अपना रोल प्ले करते हैं, और ये तकरीबन फ्री रेडिकल फॉर्म में होते हैं और ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, यानी कि जो ओजोन के अंदर डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं, जब ये रेडिकल ऊपर जाते हैं तो एज ए कैटलिस्ट उन रिएक्शंस को, उसकी ब्रेकडाउन को, उसकी डैमेजिंग को ये और स्पीड अप कर देते हैं। और उसमें क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्सल, एटॉमिक और क्लोरीन और ब्रोमीन। और अभी तक जो ज़्यादातर हमें जो लास्ट 10 सालों में हमें देखने में मिला वो क्लोरीन और ब्रोमीन का रोल, एटॉमिक क्लोरीन और ब्रोमीन का रोल उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अब ये क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि देखें ये जो डिफरेंट रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें जो गैस फिल की जाती है वो भी यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, यानी कि क्लोरीन और फ्लोरीन ही होती है। तो अगर ये वाली गैस का इतना ज़्यादा यूज़ है तो इट्स मीन जो भी कूलिंग एजेंट हैं जैसे कि AC है, फ्रिज है, जो उसका उसमें जो गैस फिल की जाती है जो उसके पीछे लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वो एक गोल सा डिब्बा सा होता है,
किसी भी फ्रिज के नीचे कंप्रेसर, उसको कंप्रेसर, उसके अंदर जो गैस फिल की जाती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। अब वहाँ से ये एटॉमिक क्लोरीन की फॉर्म में रिलीज होती है और वही वहाँ से रिलीज होके हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। जब ये इधर से रिलीज होके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ऊपर जाती है, ओजोन लेयर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो ओजोन लेयर को ये ब्रेकडाउन उसकी करती है, उसकी टूट फूट होती है। जब उसकी टूट फूट होती है तो वहाँ से फिर ये उस हीट को पोटेंशियल नहीं करती और वो हीट नीचे सरफेस के ऊपर आती है, जिसकी वजह से सरफेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने देखा कि वो हीट अप होती जा रही है। ठीक है। और ये सारी की सारी जो है क्लोरीन और फ्लोरीन ब्रोमीन एटॉमिक फॉर्म में ये मैन मेड जो हैं टेक्नोलॉजीज़ उनके थ्रू ये रिलीज़ हो रही है। और ये वही लिखा हुआ है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस फॉर्म में और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन ये भी वही है कि फ्लोरीन की बजाय क्लोरीन की बजाय वहाँ पर ब्रोमीन लगा दी जाए। The highly stable compound are capable of surviving rise to the stratosphere. तो where chlorine and bromine radical are liberated by the action of the UV light. The breakdown of the ozone in stratosphere. The breakdown of the ozone in stratosphere result is reduce the absorption of the radiation. जाहिर बात है कि जब ब्रेक डाउन हुए ओजोन लेयर के अंदर, अगर वही उसकी ग्रेजुअली चलती रही और उसके अंदर डिफरेंट टाइप की डिस्ट्रक्शन होती रही तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो एब्जॉर्बेंस है यूवी रेडिएशन की उस ओजोन लेयर ने जो एब्जॉर्ब करना था तो अब वो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकेगी। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, अनस्टेबिलिटी जो है अनएब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन इज एबल टू रीच द अर्थ एट द हायर इंटेंसिटी। और ये बहुत ज़्यादा हायर इंटेंसिटी में यूवी रेडिएशन फिर अर्थ के ऊपर फॉल करेंगी। तो जितनी ये फिर ज़्यादा फॉल करेंगी उतना ही ज़्यादा फिर ये प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट होंगे सरफेस के ऊपर। तो ये है हमारा अभी जो इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है। तो इस लेक्चर में जो हमारा फोकस है वो ओजोन लेयर के ऊपर रहा और फिर जो डिफरेंट लेयर्स हैं जिनको हम प्रिंसिपल लेयर्स कहते हैं, और ये 5 प्रिंसिपल लेयर्स होती हैं, इनको हमने पढ़ा है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मो एंड एक्सोस्फेयर्स जो होती हैं। उसके अलावा हमने एयर पोल्यूशन देखा है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, और फिर इस यूवी रेडिएशन की जो डिफरेंट वेव लेंथ हैं और वो उसके डिफरेंट जो सेट्स हैं, और उनमें से जो हम फिर आगे उसको कैटेगराइज किया यूवी रेडिएशन को, यानी कि यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी इसको पढ़ा। यूवी ए जो हमने पढ़ा ये इतनी डैमेजिंग तो नहीं है, लेकिन अगर ये इसकी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो ज़मीन के ऊपर फॉल आउट करेगी तो अल्टीमेटली फिर वो भी हमें डैमेज तो कर सकती है। ठीक है। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है वो UVC है, और ये सबसे जो है इसकी वेवलेंथ भी सबसे थोड़ी होती है, 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है। तो इसी तरह जो UVB है ये भी काफ़ी डैमेजिंग है। ये जो इतनी डैमेजिंग है और फिर ये इतनी जो UV रेडिएशन की डैमेजिंग फिर आगे ये क्या करती है, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। और उसको डिप्लीट करने में किन किन चीज़ों का रोल होता है जो हमने पढ़ा, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, हाइड्रोक्सल का, इसी तरह एटॉमिक क्लोरीन का, एटॉमिक ब्रोमीन का। और ये सारे के सारे जो रिलीज होते हैं वहाँ से जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ब्रोमोफ्लोरोकार्बन के तौर पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं सारे के सारे ये कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो अल्टीमेटली जब ये एटॉमिक फॉर्म में यहाँ से फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन निकलता है तो जाके वो अल्टीमेटली जो ओजोन की लेयर है उसको डिप्लीट करता है। ये जो ओजोन की लेयर जितनी ज़्यादा डिप्लीट होगी तो यूवी रेडिएशन की उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो डायरेक्ट इस सरफेस के ऊपर फॉल करे। तो जितनी उसकी ज़्यादा फॉल होगी उतना ही टेम्परेचर हाई होगा, उतनी ही डैमेजिंग ज़्यादा क्रिएट होगी। तो ये हमारा दूसरा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो है लेक्चर इसके ऊपर है।
तो जो फर्स्ट वाला लेक्चर है उसको भी मैं इसमें उसका जो लिंक है इसी की डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, तो आप उसको भी पढ़ें, इसको भी पढ़ें। ये आपका सेकंड लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर का जो लिंक है मैं इसमें दे दूँगा। और दूसरा ये, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो है प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में जो प्रोफाइल के ऊपर बनी हुई है प्लेलिस्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला, तमाम लेक्चर आपके जो जनरल केमिस्ट्री के हैं वो मैं अबाउट टू इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला, ये एक पूरा चैप्टर है आपके कोर्स के अंदर, ये इसी में ही मैं सारे के सारे अपलोड करूँगा। तो अभी तक इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।